Hello everyone, welcome to all of you again on our online educational platform Safalta Digital. Yes dear students, welcome again, and now we are going to start our chapter Solid State. ठोस अवस्था हम चैप्टर पढ़ रहे हैं। हमने अभी तक ठोसों के प्रकार के बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे अगला लेक्चर हमारा क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल। तो मैं आपको रिकॉल करना चाहूँगा कौन सा टॉपिक हमने पढ़ा। हमने ठोस के प्रकार के बारे में हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। कौन कौन सा? आणविक ठोस पढ़ा हमने, आयनिक ठोस पढ़े हमने, मॉलिक्यूलर, आयोनिक, धात्विक, मेटेलिक और सहसंयोजक। मैं समझता हूँ आप लोगों ने वीडियो को बार बार देखकर अपने नोट्स बनाकर अच्छी तरह तैयारी आपकी कर ली होगी। सहसंयोजक, कोवेलेंट, ठीक है। तो ये ठोसों के प्रकार थे। हमने बहुत ही विस्तृत रूप से डिटेल्ड में ठोसों के टाइप्स के बारे में पढ़ लिया है। वी हैव रेड अबाउट टाइप्स ऑफ सॉलिड्स, ओके, इन डिटेल्ड, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल। यस डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू रीड अवर न्यू टॉपिक विच इज क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल। जो ठोस में क्रिस्टल किस तरह का होता है, जालक किस तरह का होता है, किस तरीके से उसके जो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, कंस्टिट्यूट मॉलिक्यूल्स, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं और एक पूरा क्रिस्टल का निर्माण करते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ओके। देखिए, क्रिस्टलाइन सॉलिड स्पेस लैटिस इज ए 3 डायमेंशनल एरे ऑफ पॉइंट्स। ये जो क्रिस्टल ठोस होते हैं, यह तीन विमाओं को बताते हैं। क्रिस्टल की 3 विमाओं को हमें बताते हैं। 3 डायमेंशनल एरे ऑफ पॉइंट, यानी कि 3 विमा के बारे में, 3 दिशाओं के बारे में हमें इस क्रिस्टल से पता चलता है। देखिए कैसे, इस तरीके से ये कोई क्रिस्टल है प्यारे बच्चों। दिस इज ए तो आप देख सकते हैं, ये एक विमा ये है लंबाई, ये चौड़ाई और ये ऊंचाई। 3 डायमेंशनल इस तरीके से क्रिस्टल रिप्रेजेंट करता है, ओके। नाउ वी विल रीड नेक्स्ट पॉइंट। क्रिस्टल स्ट्रक्चर इज ऑब्टेन्ड बाय एसोसिएटिंग स्ट्रक्चरल मोटिव्स विथ लैटिस पॉइंट। Crystal structure is obtained by associating structural motifs with lattice point. Lattice point यहाँ पर है, इसे कहेंगे जालक बिंदु। देखिए, ये एक क्रिस्टल है, ठीक है। इस क्रिस्टल के कोनों पर जितने भी अवयवी कण होते हैं, जितने भी कॉर्नर्स पर जितने भी कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स होते हैं, इन्हें लैटिस पॉइंट कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं इनको? लैटिस पॉइंट कहते हैं। तो ये सब इसमें एसोसिएट होते हैं क्रिस्टल को बनाने में। ये सबसे छोटी इकाई है ये वाला क्रिस्टल। इस तरीके से कई सारे यूनिट सेल मिलकर एक पूरा का पूरा क्रिस्टल का निर्माण करते हैं, ओके। ईच पॉइंट इन अ लैटिस इज कॉल्ड लैटिस पॉइंट और लैटिस साइट। ये जो मैंने बताया, इसे क्या कहते हैं? लैटिस पॉइंट। या लैटिस साइट, ठीक है। जालक बिंदु इसको कहते हैं। और इस तरीके से
कई सारे, ये एक स्मॉलेस्ट यूनिट सेल है। एक बड़ा क्रिस्टल का सबसे छोटा क्रिस्टल की सबसे छोटा स्ट्रक्चर यूनिट कैसी हो सकती है, वह यूनिट ये है। और इस तरह की सैकड़ों करोड़ों अरबों लैटिस पॉइंट यूनिट सेल मिलकर एक बहुत बड़ा क्रिस्टल का निर्माण करते हैं, एक के बाद एक। जैसे ये है, इसके बाद इसी तरीके से यहाँ पर दूसरा यूनिट सेल हो सकता है, इसके बाद में यहाँ पर दूसरा यूनिट सेल हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ, इस एक के बाद एक कई सारी यूनिट सेल मिलकर एक पूरे क्रिस्टल का निर्माण करती है। Each point in a crystal lattice represent one constituent particle which may be atom, molecule यानी कि ग्रुप ऑफ एटम्स और एन आयन। यह जो है कोनों पर जो हम बिंदु ये कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल बना रहे हैं, ये यहाँ पर ये क्या क्या हो सकते हैं, ये एटम हो सकता है, और ग्रुप ऑफ एटम्स हो सकते हैं, यानी कि मॉलिक्यूल हो सकता है। इसके अलावा ये आयंस हो सकते हैं। ठीक है। Lattice points are joined very straight lines to bring out the geometry of the lattice. Lattice point are joined straight line, सीधी लाइन से ये बिंदु जुड़े हुए होते हैं इस तरीके से। To bring out the geometry of the लैटिस, जो किसके लिए, लैटिस की ज्योमेट्री को बनाने के लिए, एक फिक्स ज्योमेट्री, फिक्स ज्यामिति बनाने के लिए एक दूसरे से सीधी लाइन से, देखिए यहाँ से यहाँ सीधी लाइन से जुड़ा, फिर यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ये यहाँ, फिर इस तरीके से सीधी लाइन से ये सीधी लाइन, ये सीधी लाइन। तो इस तरीके से पूरे क्रिस्टल में स्ट्रेट लाइन होती है, एक के बाद एक। ये दूसरा आ गया, फिर यहाँ जा सकता है, ये यहाँ आ सकता है। इस तरीके से पूरे क्रिस्टल में ये पोजीशन होती है। बहुत सिंपल इंफॉर्मेशन से जो बस हमें ध्यान में रखना है, ज़्यादा इनको रटने की ज़रूरत नहीं है। आप केवल इन चीज़ों को याद रखना है, ठीक है, जो आपके आगे काम आएगी। ये देखिए इस तरीके से ये स्ट्रक्चर, देखो एक के बाद एक बिल्कुल सीधी लाइन में जमे हुए, देखो आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल सीधी लाइन, आड़े टेढ़े नहीं है। ये सीधी लाइन, ये सीधी लाइन, ये आप देख सकते हैं बिल्कुल आसानी से। इसको देखिए आप ऊपर से नीचे, या बाएं से दाएं, देखिए आप कहीं से भी, या आप इस तिरछे में यूँ जाएंगे ऐसे, तब भी बिल्कुल सीधी लाइन। बात समझ में आ रही है आपको? इस तरीके से स्ट्रेट लाइंस के से ये एक दूसरे से बॉन्डेड होते हैं। देखिए यहाँ पर, ये यहाँ पर और इसे ज़्यादा एनलार्ज कर कर बताया गया है इस जगह पर। ये सीधी लाइन मॉलिक्यूल्स देखिए आप, ये कहीं पर भी बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइन है। इस तरीके से ये एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, और पूरे क्रिस्टल में यही व्यवस्था होती है। इन्हें पहले भी बता चुके हैं, इन्हें क्या कहते हैं, लैटिस पॉइंट। यानी कि जालक बिंदु।
ठीक है, तो अब आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि क्रिस्टल जालक क्या चीज़ होता है। क्रिस्टल जालक में कई सारे परमाणु या परमाणुओं के समूह, यानी कि मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, आयन हो सकते हैं, परमाणु हो सकते हैं, यह एक दूसरे से सीधी लाइन से जुड़कर एक बहुत बड़ा क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाते हैं, पूरी ज्यामिति बनाते हैं, और एक के बाद एक निश्चित पैटर्न में ये एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। ओके, अब हम पढ़ेंगे यूनिट सेल। ओके, जिसे हिंदी में कहा जाता है इकाई कोशिका। सबसे छोटी इकाई, जिस तरीके से हम कोशिका से बने हैं, सभी सजीवों की मूलभूत जो सबसे छोटी इकाई है, मूलभूत संरचनात्मक सबसे छोटी इकाई है, वह है कोशिका। एक कोशिका से पूरी बॉडी हमारी बनी हुई होती है, पूरा शरीर हमारा बना हुआ होता है। एक कोशिका से हम शुरू होते हैं और कई कोशिकाएं, हजारों लाखों अरबों कोशिकाएं फिर बन जाती है। पेड़ पौधे जितने भी सजीव हैं, सभी की मूलभूत संरचनात्मक इकाई कोशिका होती है, सेल होती है। ठीक है, इसी तरीके से किसी भी स्ट्रक्चर, चाहे वो कितना ही बड़ा हो, वह छोटी छोटी कोशिकाओं से, इकाई कोशिकाओं से मिलकर ही बना होता है, जिसे यूनिट सेल कहा जाता है। सबसे छोटी संरचनात्मक इकाई, उस छोटी छोटी संरचनात्मक इकाइयां जब एक दूसरे से जुड़ जाती है तो वह बड़ा क्रिस्टल का निर्माण करती है, बड़ी बॉडी का निर्माण करती है। इसी को यूनिट सेल कहते हैं। यूनिट सेल इज ए स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द स्पेस लैटिस विच डिस्क्राइब द होल ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ लैटिस। यानी कि इकाई कोशिका सबसे छोटा पार्ट होती है जालक का, जो कि उस जालक की, उस क्रिस्टल की संपूर्ण ज्यामिति को डिस्क्राइब करता है, उसके बारे में जानकारी देता है। एंड व्हेन इट रिपीट्स इट्स स्ट्रक्चरल ऑर्डर, और जब ये इसकी संरचनात्मक इकाई को बार बार रिपीट करता है, जैसे ये है, ठीक है, इसने इसको रिपीट कर दिया इधर, फिर इसने इसको रिपीट कर दिया इधर, यहाँ इसने वापस रिपीट कर दिया। रिपीट का मतलब है बार बार यही क्रम दोहराना। ये देखिए आप, तो छोटे छोटे यह इकाई कोशिका मिलकर एक बड़े क्रिस्टल का निर्माण कर रही है। इसी को कहते हैं रिपीट करना। जब ये सबसे छोटी यूनिट सेल अपने आप को रिपीट करती है बार बार, तो एक पूरा क्रिस्टल का निर्माण होता है। ठीक है, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट समझ लेंगे और अपने शब्दों में लिख सकते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूँ उस तरीके से, आपको ज़्यादा वरी करने का नेसेसिटी नहीं है, ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, इकाई कोशिका क्रिस्टल जालक की सबसे छोटी संरचनात्मक इकाई होती है, जो क्रिस्टल की संपूर्ण ज्यामिति के बारे में हमें जानकारी देती है। और जब यह सबसे छोटी संरचनात्मक इकाई अपने आप को बार बार दोहराती है, तो एक पूरे क्रिस्टल का निर्माण होता है। ठीक है, मैं बार बार बता चुका हूँ, आपको बार बार बता रहा हूँ इस डायग्राम के माध्यम से। जैसे ये एक यूनिट सेल है, आपको चित्र अपने स्क्रीन पर दिख रही होगी। इस यूनिट सेल ने अपने आप को फिर रिपीट किया यहाँ पर, फिर यहाँ रिपीट किया, फिर यहाँ रिपीट किया, फिर यहाँ रिपीट किया, फिर यहाँ रिपीट किया, फिर यहाँ। देखो अपने आप ये एक एक यूनिट सेल जब मिल रही है तो ये बड़ा होता जा रहा है। इस तरीके से पूरे क्रिस्टल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये सबसे छोटी, ये पूरा बड़ा क्रिस्टल बता रखा है, और ये यहाँ पर हाईलाइट करके एक यूनिट सेल बता रखी है यहाँ पर। ये देखिए आप, ये वायलेट कलर से इसको हाईलाइट कर रखा है। तो ये एक सबसे छोटी यूनिट सेल है। और जब ये इस यूनिट सेल ने, देखिए यहाँ अपने आप को इस जगह पर देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, जहाँ कर्सर चल रहा है वहाँ देखिए,
खुद को रिपीट कर रही है। देखो इस यूनिट सेल के पीछे एक और यूनिट सेल, फिर यहाँ यूनिट सेल, इसके पीछे यूनिट सेल, बार बार हर जगह वही क्रम दोहराया जा रहा है और पूरा का पूरा एक क्रिस्टल का फॉर्मेशन हो रहा है। आप देख सकते हैं इसको यहाँ पर बताया गया है। और हमने पढ़ा था 3 विमाओं के बारे में, देखिए इसी को यहाँ पर बताया गया है। ये एक सबसे छोटी स्मॉलेस्ट यूनिट है जिसे यूनिट सेल कहते हैं। और ये 3 डायरेक्शन के बारे में, विमा है ना, विमा का मतलब डायरेक्शन, 3 डायरेक्शन के बारे में बताता है। देखिए आप, ये एक डायरेक्शन जो चौड़ाई हम इसको बोल सकते हैं, ये लंबाई, इसको एक ये लंबाई हो गई, चौड़ाई हो गई, ऊंचाई हो गई। तो 3 विमाओं के बारे में बता रहा है। ठीक है, आप कमरे में देख सकते हैं इसको। कमरे में भी हम केवल हमारी 3 डायरेक्शंस को ही देख सकते हैं। किसी एक कोने में आप नज़र डालेंगे तो आपको दिखेगा कि हम 3 चीज़ों के बारे में देख सकते हैं। किसी भी एक कोने में अभी आप देखिए अपने कमरे में जहाँ पर आप पढ़ रहे हैं, अपने एक कमरे के किसी भी कोने को देखिए, वहाँ से देखो 3 तरफ आपको दिशाएं जाती हुई दिखेगी। एक आपको लंबाई दिखेगी उस कोने से कमरे की, एक आपको एक डायरेक्शन से चौड़ाई दिख जाएगी आपको, और एक डायरेक्शन से आपके कमरे की ऊंचाई दिखेगी, जिसे 3 डायमेंशनल कहते हैं। ठीक है, 3 डायमेंशन है ये, हम 3 डायमेंशन में देख सकते हैं इस क्रिस्टल को। ओके, नाउ वी विल रीड टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल कितने प्रकार की होती है? यूनिट सेल आर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। 2 भागों में यूनिट सेल को बांटा गया है प्यारे बच्चों। कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। ओके, देखो प्रिमिटिव यूनिट सेल और सेंटर्ड यूनिट सेल। कौन कौन सी यूनिट सेल में बांटा गया है? 2 यूनिट सेल में बांटा गया है, प्रिमिटिव यूनिट सेल और सेंटर्ड यूनिट सेल। अच्छी तरीके से आपको नाम याद हो जाना चाहिए। देखिए यूनिट सेल पढ़ रहे हैं। यूनिट पहले तो पूरा हम ठोस पढ़ रहे थे, ठोसों के प्रकार के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब उसके बाद ठोसों का जो क्रिस्टल होता है, ये क्रिस्टल कैसे बनते हैं? तो क्रिस्टल छोटी छोटी यूनिट सेल से मिलकर बना होता है। सबसे छोटी इकाई कोशिका जो अपना आप को बार बार दोहराती है, उससे पूरे क्रिस्टल का निर्माण होता है। सबसे छोटी संरचनात्मक इकाई को कोशिका या यूनिट सेल कहते हैं। यह यूनिट सेल 2 प्रकार की होती है, प्रिमिटिव यूनिट सेल और सेंटर्ड यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल को आद्य इकाई कोशिका कहते हैं हिंदी में। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट लिख लेना भाई। और इसे केंद्रीय सेंटर्ड, केंद्रीय इकाई कोशिका, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट साथ के साथ लिख सकते हैं। अब हम पहले पढ़ेंगे प्रिमिटिव यूनिट सेल। यस डियर स्टूडेंट्स, कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे? प्रिमिटिव यूनिट सेल हम पढ़ेंगे। देखिए प्रिमिटिव यूनिट सेल का डेफिनेशन और उसका डायग्राम आपके सामने है। प्रिमिटिव यूनिट सेल का डेफिनेशन, परिभाषा हम पढ़ेंगे। व्हेन कंस्टिट्यूट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट ओनली ऑन द कॉर्नर ऑफ द यूनिट सेल। कॉर्नर पर यूनिट कंस्टिट्यूट पार्टिकल जो है ये कॉर्नर पर होते हैं। देखो यहाँ कॉर्नर पर है सब चीजें। कंस्टिट्यूट पार्टिकल का मतलब अवयवी कण, जो बनाने वाले पार्टिकल्स है ना, इस क्रिस्टल को बनाने वाले पार्टिकल्स, वो कहां पर होते हैं? यूनिट सेल के कॉर्नर पर होते हैं। तो इसे प्रिमिटिव यूनिट सेल कहते हैं। देखिए आप, ये यहां पर ये परमाणु रहे, इसके केंद्र को जब मिलाया जाता है तो देखिए ये जो स्ट्रक्चर है सेम वैसा स्ट्रक्चर बन गया है। ये देखिए ये 4 बॉल है, 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो जब इनके सेंटर से सेंटर को मिलाया जाता है तो ये देखो इस तरीके से ये एनलार्ज करके बताया गया है, बड़ा करके बताया गया है इसको। ये इस तरीके से परमाणु वास्तव में जुड़े हुए होते हैं, लेकिन आपको समझाने की दृष्टि से ये यहाँ पर इसको बड़ा करके दिखाया गया है ताकि आप आसानी से समझ जाएं।
ठीक है। लेकिन वास्तव में जब परमाणु एक दूसरे के पास होते हैं तो इस फिगर में, इस चित्र में जो आपको बताया गया है, परमाणु उतने ही पास एक दूसरे से चिपके हुए होते हैं, मजबूती से जुड़े हुए होते हैं, ताकि उनके परमाणु आसानी से इधर उधर नहीं जाएं। उनके मध्य में आकर्षण बल होता है, जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं। इस आकर्षण एट्रैक्शन फोर्स के कारण ही ये जो परमाणु हैं एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। हमने पढ़ चुके हैं, सबसे हम पहले के टॉपिक्स में हम इसके बारे में पूरी जानकारी ले चुके हैं प्यारे बच्चों। अब हम पढ़ रहे हैं उसकी यूनिट सेल, एक सबसे छोटी संरचनात्मक कोशिका के बारे में पढ़ रहे हैं, जिससे मिलकर एक बड़े से बड़ा क्रिस्टल का निर्माण होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए प्रिमिटिव यूनिट सेल किसे कहेंगे? प्रिमिटिव यूनिट सेल उसे कहेंगे कि जब अवयवी कण इकाई कोशिका के कोनों पर होते हैं। जब अवयवी कण इकाई कोशिका के कोनों पर हों तो इसे प्रिमिटिव यूनिट सेल कहते हैं। देखिए यहाँ पर ये काट कर बताया गया है, ये इस तरीके से कट जाते हैं तो ये दिखता है जैसे 8 एप्पल आप रख लो, अच्छी तरीके के जमा कर यदि रख सकते हो। इस चित्र के अनुसार आप एक के ऊपर एक एप्पल रखकर इस तरीके से, सेम इस तरीके से, तो जब आप उनको काटोगे तो ऐसा दिखेगा। जब बाहरी कोने से जब अपन उनको काटेंगे तो सेम ऐसा दिखेगा। एक और डायग्राम बताया गया है यहाँ पर, देखो ये यूनिट सेल, ये पूरा क्रिस्टल है, ये बड़ा क्रिस्टल है पहले तो, और ये हाईलाइट कर कर जो हल्के कलर में हो रहा है ये पूरा क्रिस्टल है, और ये जो डार्क करके बता रखा है ये इसकी यूनिट सेल, सबसे छोटी इकाई कोशिका बता रखी है। ये सबसे इकाई कोशिका देखो इसके जैसे कितने सारे बने हुए हैं यहाँ पर। तो एक इकाई कोशिका जब अपने आप को बार बार दोहराती है तो पूरे क्रिस्टल का निर्माण होता है। ये था प्रिमिटिव यूनिट सेल। अब हम पढ़ेंगे सेंटर्ड यूनिट सेल, केंद्रीय इकाई कोशिका। ओके, देखिए डेफिनेशन, अब नाम से ही पता चल रहा है केंद्रीय इकाई कोशिका, यानी कि कोनों के अलावा अब केंद्र में भी है एक। ठीक है, नाम से ही हमें समझ में आ जाना चाहिए, केंद्रीय लिख रहा है तो कोनों पर तो होगा ही होगा, लेकिन इनके बीचों बीच एक और अवयवी कण होगा। तो परिभाषा देखेंगे, व्हेन ए यूनिट सेल कंटेन्स वन और मोर कंस्टिट्यूट पार्टिकल्स present at position other than corner in addition to those at corners। ठीक है, यानी कि कॉर्नर के अलावा भी केंद्र में एक या एक से अधिक हो सकते हैं। ये देखिए आप, जैसे इस चित्र में ये यहाँ पर ये पहले जैसे स्ट्रक्चर है, ठीक है, और ये बीच में एक सेंटर में है। ये यहाँ देखो एनलार्ज करके इस वाले में बड़ा करके बता रखा है, आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा। अब आप समझ सकते हैं इसको, दोनों में डिफरेंस आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या है और सेंटर्ड यूनिट सेल क्या है। प्रिमिटिव यूनिट सेल में केवल कोन अवयवी, जो यूनिट सेल है उसके कोनों पर होंगे अवयवी कण, जबकि सेंटर्ड यूनिट सेल में यूनिट सेल के कोनों के अलावा केंद्र में भी होंगे, जो एक या एक से अधिक हो सकते हैं। आगे पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। अब यूनिट सेल को 3 भागों में बांटा गया है। 3 प्रकार की यूनिट सेल होती है प्यारे बच्चों। प्रिमिटिव यूनिट सेल तो केवल एक ही प्रकार की होती है, लेकिन सेंटर्ड यूनिट सेल को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सी होती है? देखो, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। अब जैसे हमें परिभाषा से मालूम है कि सेंटर्ड यूनिट सेल पढ़ रहे हैं, देखो ज्यादा रटने की आवश्यकता नहीं है, केवल समझने का अंतर है। आप केवल इजी गोइंग में समझें इस चीज को, ज्यादा डरने की और ज्यादा रटने की बार बार उन चीजों को जरूरत है ही नहीं। नाम से ही हम परिभाषा बना सकते हैं, नाम से आप बना सकते हो, बस एक बार आप ध्यान से समझ लो इन चीजों को, बहुत ही इजी होने वाला है आपके लिए। यस, हम पढ़ रहे हैं सेंटर्ड यूनिट सेल। सेंटर्ड यूनिट सेल में हमने परिभाषा में नाम से पता चल रहा है कि एक केंद्र में होगा। ठीक है, अब उस आधार पर 3 प्रकार से बांटा गया है इसको। बॉडी सेंटर्ड, बॉडी का मतलब फुल बॉडी,
उस फुल बॉडी के केंद्र में भी एक परमाणु है, केंद्र में एक परमाणु उस बॉडी के केंद्र में, कोनों पर तो है ही सही। सारी यूनिट सेल, सारी जो यूनिट सेल है, चाहे वो प्रिमिटिव यूनिट सेल हो, चाहे वो सेंटर्ड यूनिट सेल हो, कोई सी भी यूनिट सेल हो, सब में कोनों पर तो अवयवी कण कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स होंगे ही होंगे। लेकिन यहां हम पढ़ रहे हैं बॉडी सेंटर्ड, यानी कि ये बॉडी के केंद्र में हो गया। ये देखो यहां पर आ जाएगा एक, ठीक है। डेफिनेशन पढ़ेंगे अब हम। सच यूनिट सेल, ऐसी यूनिट सेल ऐसी इकाई कोशिका जिसमें कोनों के अलावा इकाई कोशिका के केंद्र में एक अवयवी कण और हो, ठीक है। जैसे देखिए, इसको मैं बना देता हूं पहले चित्र आपको। ये अवयवी कण यहां पर हैं, लेकिन इनके बीचों बीच यहां पर भी, जो इससे भी जुड़ा होगा, इससे जुड़ा होगा, इससे जुड़ा होगा, इससे ये 8 पार्टिकल्स हैं कोनों पर, उनसे जुड़ा होगा ये नवा पार्टिकल, ठीक है। आप चित्र में देख सकते हैं ये वाला, देखो वहां कोनों का गिनेंगे पहले हम, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, और ये 9th देखो बॉडी के बीचों बीच सेंटर में है, इसीलिए इसको बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल कहा है। सिंपल। आगे बढ़ेंगे। सेकंड आता है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड, फेस यानी उसका बाहर का सतह, ठीक है। बाहर की सतह देखिए, जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा, ये बुक आप देखिए, इसमें बाहर की सतह, ये सतह, एक सतह ये है, एक सतह इसके पीछे है, एक सतह ऊपर है, एक सतह ये नीचे है, जिसको जो सतह हमारी तरफ झांक रही है, एक ऊपर झांक रही है, एक नीचे, एक यहाँ आपकी तरफ, एक मेरी तरफ, एक सतह ये वाली सतह देखिए आप इधर झांक रही है, और एक सतह इधर झांक रही है। इस तरीके से टोटल 1 2 3 4 5 6 फेस होते हैं, ठीक है। 6 बाहरी सतह होती है, 6 फेस होते हैं। तो हर फेस के केंद्र में भी हो, इसे फेस सेंटर्ड कहेंगे। कोनों पर तो होगा ही सही, लेकिन केंद्र उन सारे जो फेस है, 6 की 6 फेस के कोनों पर भी अवयवी कण होगा, तो उसे फेस सेंटर्ड कह देते हैं, ठीक है। डेफिनेशन पढ़ेंगे। Such unit cell which contains one constituent particle at the center of each face, at the center of each face, beside the ones that are at its corner, कॉर्नर के अलावा भी, ठीक है। ये देखिए कॉर्नर पर तो है ही सही, ये यूनिट सेल है, जैसे इसको मैं बताऊंगा, ये वाला ध्यान से देखेंगे प्यारे बच्चों। ये देखिए, ये कोने का है, ये कोने का, ये कोने का, ये कोने का, और ये फेस ऊपर वाली है सारी, तो इसके सेंटर में देखो, और ये फेस नीचे इस साइड वाली है, इसके सेंटर में भी है, और ये सामने वाली है, इसके सेंटर में भी है। इसी तरीके से इधर यहाँ पर है सेंटर में, यहाँ पीछे भी है, जिसे हम पीछे वाली को हम देख नहीं पाते हैं, ठीक है। यदि उसको भी देख पाते तो वो 4 डायमेंशन हो जाता। इसी कारण हम कहते हैं कि 3 डायमेंशन देख पा रहे हैं इन क्रिस्टल्स में। देखिए इसको यहाँ पर इस डायग्राम में देखिए, इसमें आपको एनलार्ज करके बताया गया है। ये फेस, एक फेस ये, इसके सेंटर में ये रहा, एक फेस ये, इसके सेंटर में, एक फेस ये रहा, इसके सेंटर में, एक फेस नीचे का है देखो ये, और एक फेस ये साइड का है, और एक फेस
बिल्कुल पीछे का इसके केंद्र में। तो इस तरीके से आपको अब बात बिल्कुल समझ में आ रही होगी। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स भी लिख लेंगे, ऐसी इकाई कोशिका जिसमें कोनों के अलावा सभी फेस, सभी 6 फेस के केंद्र में भी एक एक, सभी 6 फेस के केंद्र में भी एक एक अवयवी कण हो, तो उसे क्या कहेंगे? फेस सेंटर्ड। नाम से ही पता चल रहा है। देखो बच्चों, एक बॉडी सेंटर्ड पढ़ा तो बॉडी के सेंटर में फेस सेंटर्ड पढ़ रहे हैं, तो उसके फेस के सेंटर में कोनों पर तो याद रखना ही है, कोनों पर तो है ही सही। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे। ये एक और आपको डायग्राम आया सामने, देखिए आप, इसमें और अच्छी तरीके से आप समझ पाएंगे। देखिए ये कोनों के तो नेसेसरी हैं, जो हाईलाइट करके येलो कलर में बता रखे हैं कॉर्नर्स के। इसके अलावा हर फेस पर देखिए, ये एक फेस ये रहा, ये इस तरफ की साइड है, इसका सेंटर, ये ऊपर का सेंटर, ये यहाँ राइट हैंड साइड का सेंटर, ये बिल्कुल पीछे का सेंटर, और ये बिल्कुल आगे का सेंटर, और ये नीचे का सेंटर। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा। हम अब पढ़ेंगे थर्ड एंड लास्ट, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है, एंड सेंटर्ड unit cell. In such a unit cell, one constituent particle is present at the center of any two opposite side. Two opposite side, किसी भी दो जो फेस हैं आमने सामने के, उनके केंद्र में। ठीक है, ये होता है अंतः केंद्रीय इकाई कोशिका। ठीक है, चित्र में देखेंगे। अब हमने क्या कहा है? किसी भी दो आमने सामने की सतह के केंद्र में, आमने सामने की सतह के केंद्र में। जैसे देखिए, और सेंटर में तो है ही सही, इसको तो याद रखना ही है आपको, इसको बोलना नहीं है। नाम के आधार पर हम देखेंगे बस इनका। ये अंतः केंद्रीय में क्या होगा? कोई भी आमने सामने की फेस है उनके केंद्र में, उनके सेंटर में। ठीक है, एक ये रहा, तो इसके सामने की फेस ये नीचे वाली है, ऊपर है तो ऊपर का सामने का फेस कौन सा होगा? नीचे का ही तो फेस होगा। और यदि इधर है राइट हैंड की तरफ, तो उसका फेस कौन सा होगा? लेफ्ट हैंड होगा। ठीक है, यदि ये यहां पर नहीं होकर, जैसे यहां पर एक और बना देते हैं, ये देखिए, अब इस फेस पर हो सकता है तो इस फेस पर होगा। ठीक है, कोनों पर तो है ही सही, तो इसे हम क्या कहेंगे? एंड सेंटर्ड यूनिट सेल कहेंगे इसको। ठीक है, आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो ये थे प्यारे बच्चों यूनिट सेल के बारे में। बहुत अच्छी तरीके से हम लोगों ने समझा, पढ़ा। आप लोग इसको बार बार देखिए, केवल नाम के आधार पर डेफिनेशन याद करने की कोशिश कीजिए, न कि उनको रटने की कोशिश कीजिए। तो इस तरीके से हमने ठोसों के प्रकार के बारे में पढ़ लिया, और ठोस जो यूनिट सेल से मिलकर बने होते हैं उनकी बेस स्मॉलेस्ट जो स्ट्रक्चरल यूनिट होती है, सबसे छोटी संरचनात्मक इकाई, उसके बारे में पढ़ा। यूनिट सेल के बारे में पढ़ा। मैं समझता हूँ आप लोगों को बहुत एंजॉय आ रहा होगा, समझ रहे होंगे आप, आपकी लर्निंग बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। इसी तरीके से हमारी ये जर्नी है वो जारी रहेगी। हम कोशिश यही कर रहे हैं कि आपको अच्छे से अच्छा एनिमेटेड वीडियो ये बनाकर आपको प्रोवाइड कराएं, ताकि आप अच्छी तरीके से नेचुरल वे में इनको समझ सकें, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़े। तो डियर स्टूडेंट्स, यदि आपने अभी तक इनको सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे वीडियो को, यूट्यूब चैनल्स को, उन्हें लाइक नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। यदि आप सब्सक्राइब और लाइक करेंगे तो आपको हमारे वीडियोस कंटिन्यूअसली मिलते रहेंगे, अपडेटेड होते रहेंगे आप। और साथ ही साथ आप अपने फ्रेंड से, जो भी इन कक्षाओं में हैं, उनसे आप बोलिए
ताकि उनकी भी एजुकेशन अच्छी तरीके से, उनके लर्निंग केमिस्ट्री की अच्छी तरीके से चालू हो सके। हम क्लास 10th का साइंस पढ़ा रहे हैं, 11th का केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, 12th का केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से आपको देने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब आपकी मॉरल ड्यूटी बनती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा आपके बच्चे जो एक, आपके फ्रेंड्स जो इस कोरोना काल में स्कूल से नहीं जा पा रहे हैं, अधिकतर बच्चे अधिकतर जा ही नहीं पा रहे हैं कोई भी, क्योंकि अभी गवर्नमेंट का स्कूल खोलने का कोई प्लान नहीं है, न ही किसी तरीके से और तरीके से जुड़ पा रहे हैं। तो ऑनलाइन एजुकेशन इज द बेस्ट ऑप्शन एट दिस टाइम। यू विल हैव टू टेक बेनिफिट्स ऑफ दिस वे। आपको इस रास्ते का बेनिफिट लेना ही पड़ेगा। देयर इज नो एनी अदर ऑप्शन। ओके, ऑनलाइन एजुकेशन ही ऑप्शन बचा हुआ है अभी, जिसके माध्यम से आप घर बैठे सुरक्षित होते हुए अपने घर पर एजुकेशन ले सकते हो। तो डियर स्टूडेंट्स, अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हैव ए गुड डे। थैंक यू वेरी मच।